हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 टाइम बेस्ड डेटा। ये वीडियो देखोगे, स्टेप समझोगे एक बार, तो उसके बाद सॉल्व करना बहुत इजी है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टाइम बेस्ड डेटा। तो इसमें सबसे पहले तुमको थोड़ा सा थियोरी सीखना है। वो थियोरी सीखने के बाद अपन स्टेप सीखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। ये अगर तुम बुक में पेज नंबर 571 निकालोगे तो उसमें तुमको पूरा थियोरी गिवन है। वैसे चलो, पहला है तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। इसका मतलब है कि फर्स्ट है तुम्हारा ट्रेंड कंपोनेंट। जैसे कोई ट्रेंड है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा एप्लीकेबल रहने ही वाला है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं इन्फ्लेशन की वजह से हमेशा प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। लास्ट ईयर प्राइसेस कम थे, उसके लास्ट ईयर प्राइसेस और कम थे, करेक्ट, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के। तो वैसे ही इन्फ्लेशन के वजह से हमेशा प्राइस इंक्रीज होते जाएगा। दिस इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। वैसे ही पॉपुलेशन की अगर बात करें, पॉपुलेशन अपना इंक्रीज होने वाला है हमेशा, एक पर्टिकुलर रेट पे पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेस। तो दिस इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मतलब इट इज अ ट्रेंड कंपोनेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा साइक्लिकल कंपोनेंट, मतलब जो एक साइकिल में चलता है बट एक साल से ज्यादा का साइकिल है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं इलेक्शन कम्स एवरी 5 इयर्स, तो हर 5 साल में कोई कोई कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, इलेक्शन के वजह से कोई कोई कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं। तो दिस इज अ साइक्लिकल कंपोनेंट, मतलब एवरी 5 इयर्स के साइकिल में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट है तुम्हारा सीजनल कंपोनेंट। ये हर साल होने वाला है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं विंटर आ रहा है, तो विंटर में विंटर वेयर ज्यादा बिकता है, ठंडी के कपड़े ज्यादा बिकने वाले हैं। तो दिस इज अ सीजनल कंपोनेंट, एवरी सीजन आएगा। इरेगुलर कंपोनेंट, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, मतलब ये कभी भी हो सकता है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। जैसे थोड़े टाइम पहले कोविड आया था, कोविड के वजह से मेडिसिन का सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था क्योंकि सबको खरीदना पड़ रहा था। तो दिस इज अ इरेगुलर कंपोनेंट, हम नहीं बता सकते, कभी भी हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज है, तुम एक्चुअली बड़े होगे, उसके बाद अगर अपना बिजनेस खोलोगे तो तुमको ये सारी चीजें सही में लाइफ में काम आने वाली है। ये सब क्या है, जैसे अगर मैं मेरे बिजनेस का एग्जांपल लूं, मेरे ट्यूशन क्लास का अगर मैं एग्जांपल ले दूं, तो पहले साल मेरे पास 2 बच्चे थे, दूसरे साल मेरे पास 17 स्टूडेंट्स थे, तीसरे साल मेरे पास 40 स्टूडेंट्स थे, ये साल मेरे पास 55 से ज्यादा स्टूडेंट्स है टोटल। तो मैं ये ट्रेंड एनालाइज करूंगा कि हर साल मेरा इंक्रीज क्या हो रहा है, मैं हर साल का एवरेज निकालूंगा, उसके हिसाब से आई विल मेक माई डिसीजन कि नेक्स्ट ईयर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में किस फॉर्म में एक्सपैंड करूं, नेक्स्ट ईयर में मुझे क्या क्या और चीजें ऐड करनी पड़ेगी जिससे मेरे पास और स्टूडेंट्स आए और मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर पाऊं, है ना। तो वैसे ही हम एनालाइज करते हैं कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, एवरी सर्विस। तो ये एनालाइज करने के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है मूविंग एवरेज, दूसरा होता है लीस्ट स्क्वेयर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सीखना है, सेकंड एक्सरसाइज में ये सीखना है। अभी फिलहाल मैं तुमको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मूविंग एवरेज सॉल्व कैसे करते हैं। इसका क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट ईयर मेरे पास 5, 10, 12, 20, 24 सपोज मेरे पास ये वैल्यूज गिवन है फॉर फर्स्ट 5 ईयर। सपोज क्वेश्चन तुमको आएगा फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज। ये 5 साल का डेटा गिवन है। सपोज मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट कॉलम तुमको बनाना पड़ता है। अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने बोला है तो मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा सम ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 के पेयर का सम। तो इन तीनों का सम कितना होने वाला है, दिस विल बी 22, 27, करेक्ट है, 27 सम होगा। तो मैं इसके ऑपोजिट हमेशा मिडिल वैल्यू के अगेंस्ट में सम लिखूंगा। ये 3 को ऐड किया है, ये मिडिल वैल्यू है, तो सम विल बी हमारा आया था 27, मिडिल वैल्यू के अगेंस्ट लिखा है। फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज, इसके अगेंस्ट तो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं क्योंकि ये मिडिल वैल्यू है ही नहीं कभी। ये मिडिल वैल्यू है तो इसके अगेंस्ट ये 3 का सम। फिर नेक्स्ट 3 का सम मैं 12 के अगेंस्ट लिखूंगा, दिस इज 30, 42 आएगा तुम्हारा 12 के अगेंस्ट। इनको ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 36, 56, करेक्ट है। ऐड करने के बाद ये 56, इसके अगेंस्ट 24 के अगेंस्ट कोई वैल्यू आएगा ही नहीं।
तुमको 3-year मूविंग एवरेज निकालना है। उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। बचपन में यही किया ना एवरेज का मतलब। तो अपन सम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं, अब इनका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए मैं बेसिकली इनको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे 3-year एवरेज मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज को 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 9, दिस विल बी 1 4 14, दिस विल बी 1 2। ये पूरा डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 80, 2 बचेगा तो 0.66। ये तुम्हारा आंसर रहेगा 3-year मूविंग एवरेज का। वैसे ही तुम्हारा 5-year 7-year, इसमें मिडिल वैल्यू एग्जैक्ट के अगेंस्ट अपन आंसर लिखेंगे। 5-year मूविंग एवरेज बोला है, यहाँ पे और वैल्यूज गिवन रहेगी। यहाँ पे हम 3 वैल्यूज का ऐड कर रहे थे, 5-year में 5 वैल्यूज को ऐड करेंगे और मिडिल वैल्यू के अगेंस्ट लिखेंगे। सेम गोज विद 7-year मूविंग एवरेज। ये अभी अपन एक्सरसाइज में करेंगे तो तुमको बेटर वे में समझेगा, बट फिलहाल बेसिक समझना है कि इतना तुमको बनाना है, कितने वे में सॉल्व करना है। इसमें और एक चीज है, जब इवन वाला केस आ जाता है तो इवन वाले केस में एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है। जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूँ यही इंफॉर्मेशन है 5 10 12 20 24 और लास्ट वैल्यू अपन 30 ले लेते हैं। 4-year मूविंग एवरेज में अपन क्या निकालेंगे, सम ऑफ 4 years निकालेंगे, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज ऐड करेंगे, ये कितना आया था अपना 27 और ये 47। तो एग्जैक्टली 4 वैल्यू में एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू नहीं पता है, तो मैं इसके बीच में यहाँ पे लिखता हूँ 47, इसके बीच में ये सम लिखूंगा 47। इन दोनों के ऊपर तो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। फिर ये 4 वैल्यूज ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 42 46 66। तो ये इसके बीच में लिखूंगा मैं, यहाँ पे आएगा 66, करेक्ट है। अब ये 4 वैल्यूज ऐड करूंगा तो सम इसके बीच में लिखने वाला हूँ। इसका सम क्या होने वाला है तुम्हारा, ये 36 56 86। तो 86 यहाँ पे आएगा, ये 4 के बीच में, करेक्ट है। अब आगे तो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ 3 वैल्यूज ही बाकी है। इसमें एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है, पहले तो एवरेज निकालेंगे, फिर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे अपन वापस। इतना तो करना ही है, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा वापस एवरेज। ये क्या होने वाला है, दिस डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.75। ये हो जाएगा तुम्हारा 16.5। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 एंड यहाँ पे बचने वाला है 1.5। ये आंसर बचेगा तुम्हारा, करेक्ट है। इसमें एक स्टेप बस ज्यादा करना है कि वापस इन दोनों का एवरेज निकालना है। ये वाला क्वेश्चन ऑड वाले केस में यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि मुझे इसके अगेंस्ट की वैल्यू मिल रही है। 10 के अगेंस्ट ये वैल्यू है, इसके अगेंस्ट ये वैल्यू है, 12 के अगेंस्ट ये है, इसका आंसर ये है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली इन वैल्यूज का आंसर नहीं मिला है, इसके अगेंस्ट कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो मैं जब इन दोनों का आंसर निकालूंगा तो वो 12 का एवरेज का आंसर आएगा, मतलब दिस प्लस दिस अपॉन 2। वैसे ही दिस प्लस दिस अपॉन 2 करूंगा तो वो 20 के अगेंस्ट का आंसर आएगा। ये वापस बोल रहा हूँ, अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बेटर वे में समझेगा। फिलहाल बेसिक ऐसा है, 2 टाइप के क्वेश्चन है, 3 5 7 4 एंड 6। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। चलो, आई होप ये वीडियो में तुमको सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।